So today we will start the chapter of P block. P block एक ऐसा चैप्टर है जो कि अभी अगर हम लोग जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी ज्यादा इसमें चीजें हटा दी गई है। तो एक पी ब्लॉक को लेके हम लोग एक सेशन लेके आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन ऑन एआईआर कार्टल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग जैसे को पता है हम लोगों को कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज एंटरिंग इन द पी ऑर्बिटल। ठीक है। और पी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें या पी सबशेल की अगर हम लोग बात करें तो पी सबशेल के अंदर हम लोग को तीन ऑर्बिटल दिख जाते हैं। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? तो टोटल हमारे पास पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP126। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप बाय ग्रुप यहाँ पे हम लोग अगर देखें, जैसे कि सपोज करिए कि ग्रुप 13 की बात करते हैं तो ग्रुप 13 में आपको +1 और +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। ये बात अलग है कि +3 इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा +2 एंड +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 15 की बात करेंगे तो +3 एंड +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ग्रुप 16 की बात करेंगे तो +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। 17 की बात करेंगे तो काफी और ज्यादा दिखेंगे, लेकिन अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +7 देखने को मिलेगा। जेनॉन में +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। 13 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं अगर हम, तो 13 14 में डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे 13 14 में आपको देखने को मिलेगा कि 13 में +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और ग्रुप 14 में +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बाकी सब में भी नीचे जाने पे आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो हमने बात किया है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द बेसिकली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? नाम में ही लिखा हुआ है काम। पेयर इनर्ट हो गया यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसकी इनर्ट होने की बात, कौन इनर्ट हुआ है? इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हुआ है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हुआ है यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर हम ग्रुप 13 यानी स्पेशली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको किस ब्लॉक में देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में काफी ज्यादा ये आते हुए दिखेगा आपको। जैसे ग्रुप 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप 13 में आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2 NP1। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनर्ट कौन हो रहा है? इनर्ट हो रहा है आपका NH2 इलेक्ट्रॉन। NH2 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये इनर्ट हो रहा है। अब इनर्ट होने का कारण क्या है? नीचे जाने पे हम लोग को पता है कि डी एंड एफ में भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम गैलियम में बात करें, इंडियम में बात करें, थैलियम में बात करें, तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में भी आते हैं, और डी और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग को पता है कि जेड इफेक्टिव काफी इंक्रीज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है NH2 इलेक्ट्रॉन पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि जो एस इलेक्ट्रॉन है, एस इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? रिलक्टेंट हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन, फॉर रिलक्टेंट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, रिलक्टेंट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी जो रिलक्टेंसी है, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे, एस इलेक्ट्रॉन के पेयर जो थे, एस के जो इलेक्ट्रॉन के पेयर थे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये तो खैर बोरोन और एल्यूमिनियम का +1 में कोई कंपाउंड आपको जनरली दिखता नहीं है। गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में ज्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे जाने पे ये डिक्रीज करेगा। इसके बाद जेई मेंस नीट के सिलेबस में आपको यूनिक प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी ज्यादा बात करने के लिए बात किया गया है कि जो पहला एलिमेंट है हर ग्रुप का, पी ब्लॉक का या किसी भी ग्रुप का, जो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है वो क्यों करता है? उसका कारण है उनका स्मॉल साइज बाकी के मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हायर, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। तो कभी भी अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द
रीजन ऑफ द एनामोलस बिहेवियर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड ऑल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जो आपका बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दैट इज 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 3d0 है। ठीक है, एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी जो बोरॉन का हो सकता है दैट इज 4। और अदर एलिमेंट्स जो ग्रुप 13 में है उनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 6 हो सकती है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या है, इनके पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसको ये बॉन्ड में यूज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रुप 13 को। ये तो एक जनरल पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रुप 13 में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे आपके मेटल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एटॉमिक साइज अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक साइज में आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दिखता है, और यही एक्सेप्शन एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्शन क्या है, नीचे जाने पे एटॉमिक साइज जो है जनरली बढ़ती है, जो हमारा कॉमन नोशन है पीरियोडिक टेबल का। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि गैलियम का साइज जो है ये एल्यूमिनियम से छोटा हो गया है, और इसमें भी आपका डी ऑर्बिटल का जो खराब शील्डिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका रीजन जो होता है, रीजन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रीजन इज स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रीजन इज स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, या इसी को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं कि एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम सीरीज जो है 3D सीरीज है वो आ गई है, 3D में इलेक्ट्रॉन आ गया है, और 3D का इलेक्ट्रॉन जो है, 3D का इलेक्ट्रॉन जो है वो एस के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो रीजन आपको ध्यान में रखना है, पुअर शील्डिंग या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलेंगे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आपको बोरॉन का देखने को मिलेगा, फिर थैलियम है, फिर गैलियम है, एल्यूमिनियम है, देन इंडियम है। थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड है, बट हाँ, चूंकि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, इसके लिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है गैलियम का वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एनसीईआरटी कहता है उसकी बात मानेंगे, बोरॉन सबसे ज्यादा, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, एंड इट इज अ नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इट इज अ नेटवर्क सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। बोरॉन का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसिकली इसमें ये B12 के क्रिस्टल्स बनाता है, B12 के क्रिस्टल्स बनाता है। एंड इन दिस B12 क्रिस्टल्स बेसिकली अगर आप देखेंगे, इस क्रिस्टल्स को हम लोग आइकोसा हेड्रॉन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइकोसा हेड्रॉन। तो बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा रिजिड आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, काफी डेफिनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को आइकोसा हेड्रॉन बोलते हैं, जिसके अंदर B12 क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होती है। ऑन द अदर हैंड, द रीजन फॉर द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली वीक मेटालिक बॉन्डिंग्स इन द गिवन मेटल्स, जबकि सारे मेटल्स है। अब गैलियम का जो है, इसमें एक एनसीईआरटी में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है जो मुझे काफी अच्छा लगा, कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना तो ये काफी ज्यादा है, लगभग लगभग 1500 1600 मतलब डिग्री सेल्सियस के ऊपर के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड, मतलब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप के कारण आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि इसको टेम्परेचर मेजरमेंट में हम लोग हेल्प लेते हैं इसका। बेसिकली इसका यूज जो होता है वो होता है हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, काफी ज्यादा पूछा जाता है गैलियम को लेके। हाई टेम्परेचर मतलब, क्योंकि गैलियम बहुत देर तक लिक्विड रह सकता है, तो जो मशीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, वहां पे अगर मुझे टेम्परेचर ये करना है, मेजर करना है, तो वहां पे हम लोग मरकरी का यूज नहीं करते हैं, वहां गैलियम, लिक्विड गैलियम का यूज करते हैं, क्योंकि गैलियम क्या, लिक्विड का जो जोन है वो काफी बड़ा है, काफी देर तक ये लिक्विड के फॉर्म में है। तो हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री, वन वर्ड जो कि आपको याद रखना है, गैलियम यूज होता है। और गैलियम का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये काफी अनयूजुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अनयूजुअल। ठीक है, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाइट
यूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका अजीबोगरीब प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। थैलियम का जो +1 है, ये थैलियम के +3 से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड +1 की स्टेबिलिटी जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है, +1 स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी डिस्कस हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग आएंगे लेविस एसिड, जो कि इनके कंपाउंड्स है ग्रुप 13 के, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे BX3 हमारा कंपाउंड है, बोरॉन हैलाइड जो कंपाउंड है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p1, ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन जाए, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमेशा, और इसके बाद हमेशा तुम्हारे आपके आपके एक एम्प्टी p ऑर्बिटल हमेशा आपको, जैसे ये ऑर्बिटल जो दिख रहा है, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल, और जिसकी वजह से बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं या ग्रुप 13 के जो कंपाउंड्स हैं वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एक बड़ा पका पकाया क्वेश्चन आता है कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में आपका लेविस एसिडिक्स यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा। और हम लोग जो है नादान परिंदों की तरह क्या करते हैं कि फ्लोरीन -I लगाता है, इसलिए बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम लोग ये ऑर्डर ये कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये ऑर्डर जैसे ही आप मारेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा एग्जाम में, आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर उल्टा होगा, ठीक है। एक्चुअली सबसे ज्यादा एसिडिक BI3 है, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग, हाँ जस्ट मिनट, यहाँ पे लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा आपने मारा BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BI3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो ऑर्डर आप मारेंगे, ठीक है ना, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको -1 मिल जाएगा। क्यों -1 मिल जाएगा, क्योंकि आपने आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये मान लिया कि फ्लोरीन जो है बोरॉन को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट एक्चुअली यहाँ का फ्लोरीन क्या कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये बना रहा है 2p पाई बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो एकदम खत्म हो जा रही है, ठीक है, वो एकदम खत्म हो जा रही है। जिसकी वजह से अगर हम बैक बॉन्डिंग का ये करें, एक्सटेंट की बात करें, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में है। तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आप ये मानेंगे, ये मार देंगे, ठीक है ना, तो ये वाला ऑर्डर आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली में जो ऑर्डर आपका होगा, ठीक है, वो ऑर्डर ये होगा, BI3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BF3, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट इज मैक्सिमम इन BF3। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा ये नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसमें BI3 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, BBr3 से, देन आपका BCl3 एंड देन आपका BF3 का ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो जो कि लेविस एसिड करेक्टर यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। बट बैक बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में होगा। इसके बाद BF3 जो है, चूंकि ये लेविस एसिड है, तो ये लेविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अडक्ट जैसा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। AlCl3 की अगर बात करेंगे तो AlCl3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और इस डाइमर में ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड। और ब्रिज बॉन्ड में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये वाला पर्टिकुलर जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं हमारे, 2 है, ठीक है। अब ब्रिज बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिज बॉन्ड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ब्रिज बॉन्ड जो है, एक ब्रिज बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं, दैट इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और एक जो ब्रिज बॉन्ड होता है, इसको हम लोग 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो Al2Cl6 में याद रखिएगा कि वी हैव 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके पास है। एटॉम्स जो कि एक प्लेन में है, वो आप देख पाएंगे कि 6 एटम जो है एक प्लेन में है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन
Al2Cl6 में sp3 का होने वाला है। तो ये काफी सारी चीजें आपसे पूछ सकता है कि कितने एटम्स प्लेन में है। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे कि इसमें प्लेन के अंदर जो है 2 एल्युमिनियम है, और ये जो क्लोरीन है वो तो है ही, और 2 क्लोरीन जो है ये प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो आपका एटॉम्स जो एक प्लेन में है, वो 6 एटम्स जो है एक प्लेन में होंगे। इसके बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट देखें पी ब्लॉक के अंदर 13 ग्रुप में, तो BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको बोरिक एसिड मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और बोरिक एसिड जो है, इसको आप BOH होल 4 यानी कि एक्वा सोल्यूशन में, ये एक हाइड्रेटेड इस BOH होल 4 माइनस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि O2 के साथ जो रिएक्शन होगा, O2 के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। और B2O3 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और गैलियम का ऑक्साइड जो होगा, वो आप देख सकते हैं M4 है। इंडियम और थैलियम का जो ऑक्साइड है, इट इज हाईली बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन है, एसिड एंड बेस के साथ। तो बोरॉन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब भी रहेगा, प्रोडक्ट NO2 रहेगा, और यहाँ पे भी बोरिक एसिड बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रोडक्ट SO2 रहेगा, और यहाँ पे भी आपका बोरिक एसिड बनने वाला है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस, क्योंकि एम्फोट्रिक मेटल है। HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे NaAlOH होल 4 बनेगा, जिसको हम लोग सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन की बात करें तो MX2 की टाइप, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि MX3 हो जाएगा, दिस इज MX3 टाइप का ये हैलाइड बनाएंगे। और MX3 में TLX3 जो है, ये एग्जिस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। TLX3 का जो स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, TLX3 का जो स्टेबिलिटी है वो TLX से कम होगा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो TLX ज्यादा स्टेबल होगा। और कुछ कुछ हैलाइड्स जो है TLI3 जो है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नहीं स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट एकदम नहीं करेगा। कौन? TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वही इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला है। TL का +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम लोग बात करें पानी के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, बोरॉन का पानी के साथ एनसीईआरटी में कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। गैलियम का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। इंडियम का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। और थैलियम का भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, कोल्ड वाटर के साथ ये भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे। Al2O3 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और यहाँ पे यही जो है इनर्ट पैसिव लेयर की तरह बिहेव करेगा, मतलब एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसके ऊपर ये लेयर बन जाएगा, और ये लेयर जो है वो अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करेगा। ये इनर मेटल को क्या करेगा? इनर मेटल को ये प्रोटेक्ट करने जा रहा है। तो ये कहानी होगी पानी के साथ, कि जनरली पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट आप ये भी देखेंगे कि थैलियम जो है H2O के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये क्या बना लेता है? TLOH बना लेता है। बट डायरेक्ट पानी के साथ अगर हम लोग बात करें तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम आएंगे बोरेक्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पे। ये अगर मैं बात करूं तो ये मतलब सिलेबस में नहीं है। इट इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस ऑफ जेई मेंस एंड नीट, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड स्टार्ट हो गए ग्रुप 13 के अब, ठीक है। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि इसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, बट चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको एनसीईआरटी को पूरा कवर करता है, तो इसको मैं कवर कर देता हूँ। बोरेक्स का जनरल फॉर्मूला, सोर्सेज ऑफ बोरॉन में इसका फॉर्मूला तो जरूर याद रखिए, Na2B4O7.10H2O। फॉर्मूला जो है वो Na2B4O5OH होल 4 है। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। 2 बोरॉन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 बोरॉन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि WOC वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। टोटल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस करें बोरेक्स की, तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमको एल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड वीक एसिड, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बोरेक्स का जो ये है
कंपाउंड है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एन फैक्टर ऑफ बोरेक्स जो है, एन फैक्टर ऑफ बोरेक्स इट इज 2, यानी कि अगर मैं बात करूं एसिडिटी ऑफ बोरेक्स की, क्वेश्चन ये आ रहा है कि एसिडिटी ऑफ बोरेक्स कितना है, तो ये जो एसिडिटी होगा वो 2 होगा। ठीक है, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन में ये 2H+ जो है, ये दो क्या नाम है, हम लोग अगर बात करें OH- जो है वो ये कर सकता है, रिलीज कर सकता है। इसका हाइड्रोलिसिस के बाद आपका वीक एसिड, बोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनेगा। अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ, अगर हम लोग बात करें बोरेक्स, सॉरी, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन, अल्कलाइन इन, अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक दो कंपाउंड और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोरेक्स का एक हीटिंग जो होता है, ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। और ये बोरेक्स बीट टेस्ट आपके स्कूल में बोरेक्स होगा तो उसको बोलिएगा सर को कि हीट करके दिखाने। बोरेक्स में जो है अगर हम हीटिंग करेंगे तो बोरेक्स हीट करने पे क्या होता है, ऐसे तो ये व्हाइट सॉलिड होता है, बोरेक्स क्या होता है, एक सफेद कलर का सॉलिड होता है। इसको आप हीट करेंगे ना, तो हीट करने के बाद इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलेगा और स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग हो जाने के बाद यहाँ पे अगर फर्दर हीटिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपको कंपाउंड फॉर्मेशन मिलेगा, सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, और ये अपीयर होगा एज अ ग्लासी बीड, ये अपीयर होगा एज अ ग्लासी बीड। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट में ये हमारा यूज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है हमारा यूज होता है। ग्लासी बीड किस वजह से बन रहा है, तो एग्जाम में पूछता है कि ग्लासी बीड का कॉम्पोजिशन क्या है, तो याद रखिएगा सोडियम मेटाबोरेट है प्लस आपका B2O3 है, और Na, इसी वजह से बोरेक्स जो है ये आपके स्कूल में यूज होगा इन द बोरेक्स बीड टेस्ट, यानी कि कलर्ड सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये टेस्ट यूज करना पड़ता है, जिसको बोरेक्स बीट टेस्ट बोलते हैं। बोरिक एसिड जो है अगेन हमारा इंपॉर्टेंट, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, H3BO3 लिखिए चाहे BOH होल थ्राइस लिखिए। यहाँ पे एक लेविस एसिड है, वीक एसिड है, OH- को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्लानर स्ट्रक्चर में क्या है, ये लेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका सारा OH बॉन्ड जो है, ऑल OH इज इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये प्रोटिक एसिड नहीं है। बोरिक एसिड क्या है, इट इज अ नॉट अ प्रोटिक। प्रोटिक मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H+, तो ये H+ डोनेट करने वाला एसिड नहीं है, इट इज अप्रोटिक एसिड है, इट इज अप्रोटिक एसिड। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये लेवाइस एसिड है, ये क्या है, लेवाइस एसिड है। तो ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है, प्लानर स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑल OH- इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा। B2H6 अपना डाइबोरेन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3BO3 निकलेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बोरेक्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग को पता है कि H3BO3 और NaOH बनता है। BaCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे भी आपका H3BO3 बनने वाला है। H3BO3 का हीटिंग इफेक्ट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। H3BO3 को अगर हम हीट करते हैं तो सबसे पहले मेटाबोरिक एसिड बन जाता है। मेटाबोरिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे तो बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड बन जाता है, या बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, या बोरॉन, इसको हम लोग बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू का मतलब होता है, सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5, 1+½ को सेस्क्यू बोलते हैं हम लोग। तो ये अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BO3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट लाइक स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लानर, यहाँ पे sp2 वगैरह वगैरह, और सारा इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 8 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका स्ट्रक्चर देखने को हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, बस याद रखिएगा प्रोटिक एसिड नहीं है, एन फैक्टर इसका 1 होता है, प्रोटिक एसिड नहीं है, प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड नहीं है। B2H6 के ऊपर बात करते हैं, बड़ा ही शानदार कंपाउंड। ठीक है, B2H6, एंड B2H6 आपको कौन सा रिएक्शन में ऑर्गेनिक में देखने को मिलता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO वाले रिएक्शन में देखने को मिलता है एज अ, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल।
प्रिपरेशन कैसे हो रहा है BF3 का रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ अगर हम करें तो B2H6 बनेगा, LiF बनेगा, AlF3 बनेगा। इसको बेटा मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लैब में अगर बनाना है हम लोग को तो I2 के साथ NaBH4 का रिएक्शन करेंगे, B2H6 बनेगा, NaI बनेगा, H2 गैस बनेगा। इसको भी मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो BF3 जो है ये NaH के साथ रिएक्ट करके B2H6 बनाता है और NaF बनाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड पे। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि लैब मेथड क्या है, तो I2 के साथ NaBH4 को चिपकाओ, B2H6 NaIH2 बनाओ। इंडस्ट्रियल मेथड BF3 NaH B2H6 NaF बनाओ। ध्यान में रखना कि यहाँ पे कोई भी चीजें जो है उसको आप एक बार लिख के कोई भी रिएक्शन एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें B2H6 के रिएक्शंस की, O2 के साथ कंबाइन करेगा, B2O3 बनाएगा, H2O बनेगा। B2H6 H2O के साथ हाइड्रोलिसिस के बाद B2O3 एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है। B2H6 का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि अगर हम इसको NME3 के साथ रिएक्ट करें तो ये अडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। सिमिलरली B2H6 के साथ CO भी एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है B2H6 का, ये काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है कि इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, हम लोग का प्यारा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को कोटा वाले टीचर जो है बड़ा चिल्ला चिल्ला के बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बनाना बॉन्ड है ये अपना, ठीक है, और ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। एंड इसका फॉर्मेशन जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि दो BH3 गरीब है, दोनों आपस में मिलकर अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं, और अपनी गरीबी दूर करने के लिए ये इस तरह का ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं इसमें टोटल, यहाँ पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। बोरॉन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बोरॉन का रहने वाला है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BH2 पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। यहाँ पे टेम्पोररी बेसिस पे ये ऑक्टेट अपना पूरा कर रहा है, ठीक है ना। टेम्पोररी बेसिस पे एक बोरॉन अपना ऑक्टेट जब पूरा करेगा तो दूसरा उस समय अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से B2H6 को हम लोग लिखते भी हैं। NH3 के साथ इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस बनेगा, प्लस BH4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर हीट करेंगे तो B3N3H6 बन जाएगा, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। बोराजीन भी इसका नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोराजीन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोराजीन। तो बोराजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजीन जैसा है, ठीक है, बट दिस बोराजीन इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बिकॉज यहाँ पे पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज अ बॉन्ड विच इज पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। बेंजीन जो है अगर आपको पता होगा तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा पका पकाया आता है, B3N3 H4X2 का टोटल आइसोमर कितना होगा। तो इसका क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका टोटल आइसोमर कितना होगा, ठीक है। आप पे छोड़ते हैं। ग्रुप 14 की हम लोग बात करेंगे, तो ग्रुप 14 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ग्रुप 14 के लिए अलग अगला वीडियो बनाएंगे, बिकॉज दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी लार्ज, बड़ा ग्रुप हो गया, तो छोटा रखते हैं वीडियो। ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, तो एनसीईआरटी आपका लगभग लगभग कवर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर ऑफ ग्रुप 14, दैट इज अ कार्बन फैमिली, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।